हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड पर, जहां आप पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री 11, 12 बिल्कुल फ्री और आपके सारे डाउट होते हैं क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए आज से अपन फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिनमें आज हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं आवेश कि आखिर आवेश होता क्या है। जब तक आप आवेश को नहीं समझोगे तो आने वाले जो आपके 2, 3, 4 चैप्टर हैं विद्युत धारा भी समझ में नहीं आएगी। उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा विद्युत आवेश को। तो चलिए समझते हैं। तो आवेश को समझने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं। मान के चलो यहां पर एक कोई व्यक्ति है ए, यहां पर एक कोई व्यक्ति है ए के पास क्या है, ए के पास भाई धन की अधिकता है, इसके पास बहुत सारा धन है। और एक कोई व्यक्ति है बी, एक कोई व्यक्ति कौन है बी, इसके पास है धन की कमी, इसके पास धन की क्या है, कमी। तो इसने ए से बोला कि भाई मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। तो ए ने क्या किया, बी को कुछ पैसे उधार दे दिए और जैसे ही बी के पास आए पैसे, इसने पैसों को खर्च करना कर दिया स्टार्ट और ये हो गया एकदम आवेशित। जैसे ही हमारे पास पैसे आते हैं, मम्मी पापा हमें पैसे देते हैं, तो हम तुरंत कहाँ भागते हैं, दुकान की ओर, कुछ खाने के लिए, कुछ लेने के लिए। तो ऐसे ही बी एकदम आवेशित हो गया और जाके दुकान पे पैसे खर्च करने लगा। अब भाई ए को भी टेंशन हो गई कि भाई बी ने तो मुझसे पैसे लिए हैं और वो क्या कर दिए हैं, सारे के सारे खर्च कर दिए, वो मेरे पैसे चुकाएगा कैसे। तो बी भी क्या हो गया, चिंतित। तो देखो जब इनमें पैसों का लेन देन नहीं हुआ था तब ये कैसे थे, सामान्य, लेकिन अब दोनों कैसे हो चुके हैं, आवेशित। ये तो टेंशन में है और ये भाई अपने मौज में है। कुछ इसी प्रकार होता है अणुओं के साथ, कणों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कैसा होता है कि यदि हम देखें एक कोई अनावेशित कण है, एक कोई अनावेशित कण है, अनावेशित कण जब इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे अनावेशित कण पर ट्रांसफर कर देता है, क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो भाई इसने दिए हैं, ये देने वाला है, तो देने वाला कौन है, धनी, और लेने वाला कौन है, ऋणी। देने वाला कौन है, धनी, और लेने वाला कौन हो गया भैया, ऋणी। तो इस प्रकार से इन पर क्या उपस्थित हो जाते हैं, आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। और यहीं से आवेश की परिभाषा निकल कर आती है। आवेश की क्या परिभाषा निकल कर आती है कि आवेश पदार्थ का वह आंतरिक गुणधर्म है जो कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम, इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ, आपको समझ में आया कि आखिर आवेश है क्या चीज। ठीक है, अब आवेश के बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी जुटाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो विद्युत धारा आई होती है वह क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर ही तो विद्युत धारा कहलाती है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, आवेश का भी सूत्र लिख सकते हैं। आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू में T। आवेश Q इज इक्वल टू I इंटू में T। अब यहां से हम यदि इसका मात्रक निकालें तो इसका मात्रक क्या निकल के आएगा, I मतलब धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इंटू T, T क्या होता है, समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, और A इंटू S मतलब कि जो धारा है और जो समय है, इनके IA इंटू एस, इनके गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, इनके गुणनफल को ही हम कूलाम कहते हैं। तो आवेश का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। यदि हम इसकी विमा की बात करें, यदि हम इसकी विमा की बात करें तो A धारा की विमा क्या होती है, A होती है, और T समय की विमा क्या होती है, T होती है।
तो हमने यहाँ पर आवेश के बारे में जानकारी इकट्ठा की कि आवेश है क्या? आवेश पदार्थ का वह आंतरिक गुणधर्म है जो कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका SI मात्रक होता है कूलाम, और इसकी विमा क्या होती है? इसकी विमा होती है AT। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद हम देखते हैं आवेशों के प्रकार को। किसको देखते हैं? आवेशों के प्रकार को। तो आवेश मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा है ना। तो हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं? आवेशों के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश भैया 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है धनात्मक आवेश। पहला कौन सा होता है? पहला होता है धनात्मक आवेश। और दूसरा कौन सा होता है? ऋणात्मक आवेश। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा ऋणात्मक आवेश। तो आपने धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में अभी जाना एक स्टोरी में कि भाई धनात्मक आवेश कौन है? जो इलेक्ट्रॉन दे दे, और ऋणात्मक आवेश कौन है? जो इलेक्ट्रॉन ले ले। लेकिन हम इनकी थोड़ी सी मैकेनिज्म को डिटेल में समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। हम लेते हैं एक सोडियम Na और क्लोरीन Cl। आप सभी जानते हैं कि सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 2 8 1। और प्रोटॉन कितने होते हैं? तो भैया इस पर प्रोटॉन भी 11 ही होते हैं। किसी अणु के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब हम आते हैं क्लोरीन पर। तो क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनता है? 2 8 7। और इन पर प्रोटॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन भी भैया इन पर 17 ही होते हैं। अब आप देखो कि सभी अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। इसको भी अपना अष्टक पूर्ण करना, इसको भी अपना अष्टक पूर्ण करना। तो ये यदि एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास एक्स्ट्रा है वो इसे दे दे, तो इसके पास भी अंत में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। और इसका अष्टक हो जाएगा पूर्ण। तो इसीलिए ये क्या करता है? NaCl को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि भाई साहब ये धनी है और ये इनके पास पैसों की मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है? तंगी। तो इन्होंने बोला लो भाई आप 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। अब जैसे ही इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, अब इनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10, और टोटल प्रोटॉन कितने हैं? 11। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश, तो इन पर तुरंत आवेश कौन सा आ गया? धनात्मक आवेश। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 18। और प्रोटॉन की संख्या अभी भी कितनी है? 17 है। तो इन पर ऋणात्मक आवेश बढ़ गया नहीं बढ़ गया? तो इन पर आवेश आ गया ऋणात्मक। तो यहां से हम समझते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और प्रोटॉन तो भैया उतने ही हैं, तो इन पर धनात्मक आवेश आ गया। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, प्रोटॉन उतने ही हैं, तो भैया यहाँ हो गया ऋणात्मक आवेश। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन ही क्यों आ जा रहे हैं? प्रोटॉन भी तो आ जा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी तो आ जा सकते हैं। जी नहीं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन नहीं आ जा सकते हैं। हमेशा ट्रांसफर किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का ही होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में भी हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसके 2 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण जो होता है वो यह होता है कि इलेक्ट्रॉन का भार जो होता है वो कम होता है। इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का भार जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। यदि हम प्रोटॉन का भार देखें तो वो इससे बहुत ज्यादा होता है, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। मतलब इससे लगभग 1887 टाइम्स ज्यादा इसका क्या होता है? भार होता है। मतलब प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1887 टाइम्स
ज्यादा भारी होता है। तो आप मुझे बताओ कि जो भारी होगा उसका एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना आसान होगा या जो हल्का होगा उसका? तो भाई सिंपल सी चीज है, जो हल्का होगा वो आसानी से क्या कर जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाएगा। और दूसरा जो होता है वो इससे भी प्रमुख कारण है। दूसरा प्रमुख कारण क्या होता है कि आप सभी जानते होंगे कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो नाभिक के अंदर रहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर की कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से निकल सकता है, लेकिन प्रोटॉन तो है किसके अंदर है, प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर है। इसके अंदर तो प्रबल बल लगा हुआ है और इस बल को तोड़ना नियर टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल होता है। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन का ही क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इसीलिए हम परिभाषा में बोलते हैं कि आवेश किसके कारण उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होते हैं, प्रोटॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि धनात्मक आवेश कब आएगा, किसी भी वस्तु पर धनात्मक आवेश कब आएगा। जल्दी से टाइम स्टैम्प पर आप ये लिखो कि सर धनात्मक आवेश कब आएगा। धनात्मक आवेश आता है जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। जब यदि इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाए तो धनात्मक आवेश आ जाता है। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले, ग्रहण कर ले, तो उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक और प्रश्न बनता है। कौन सा प्रश्न बनता है कि देखो हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। देखने में तो यह बहुत कम भार है, लेकिन फिर भी भार तो है ना कुछ भार तो इसका है। तो हम बोल सकते हैं धनात्मक आवेश में हमेशा क्या होता है, भार में कमी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है बेटा कि धनात्मक आवेश जब आता है तो भार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वह क्यों, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकला है। तो भले ही एक इलेक्ट्रॉन के जाने पर बहुत कम भार गया, बहुत कम भार गया, लेकिन फिर भी भार में कमी तो आई, द्रव्यमान में कमी आई है कि नहीं आई है। वहीं यदि कोई ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ग्रहण कर ले, तो उसके भार में क्या आएगी, उसके भार में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, भार में वृद्धि हो जाती है। ऋणावेशित आने पर उसके भार में वृद्धि हो जाती है और धनावेशित आने पर उसके भार में कमी हो जाती है। ये कंप्लीट डिटेल थी आवेश और आवेशों के प्रकार की। पूर्ण उम्मीद है कि आपको आवेश और आवेशों के प्रकार से संबंधित जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे।